चलिए, अब बात कर लेते हैं। आज क्लास नहीं है क्या? जब क्लास तो है, डेट वगैरह देख लीजिए। अच्छा, सब लोगों को थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहेगा, पता नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है। नो इशू। आज का टॉपिक है हमारा एफ सी आई। एफ सी आई क्या है बेसिकली? एक समाचार में क्यों था? क्योंकि इसने कि कार्यशील जो पूंजी है उसमें निवेश किया, मतलब एक जो आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडल समिति है जिसको सीसीई ये कहा जाता है, इसने 2024-25 के लिए लगभग 10,500 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश को मंजूरी दिया है। ठीक है, ये आपका अभी मतलब इसका नहीं है अभी ये सेंस। ठीक है, तो एफसीआई की स्थापना में अब ये देखिए, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका मेंस में इसका कोई रोल नहीं है। एफसीआई किसको कहते हैं, क्या है? ठीक है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है, लेकिन ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ प्री। ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई? प्री। ठीक है, प्री। अब इसको मैं मुझे बताने का कोई सेंस बनता नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसका प्रश्न देख लेते हैं पहले। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप अगर पीवाईक्यू कर रहे होंगे तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। दूसरा, एफसीआई द्वारा सामना की जाने वाली चुनौती और समाधान, चुनौती के बारे में और समाधान हेतु उठाए गए कदमों की चर्चा करनी है, व्याख्या करना है। व्याख्या नहीं, चर्चा होगा यहाँ पे, चर्चा करें। ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि भाई अब आपको किस क्षेत्र में इस आंसर का फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे रहेगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे आंसर फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कुछ कुछ चीजें, क्योंकि जरूरी नहीं कि चुनौती के बारे में ही पूछे, समाधान के बारे में ही पूछे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने से आप लोगों का इकोनॉमी का क्वेश्चन टेस्ट में रहेगा। क्लियर? लेकिन इसमें मैं उस पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा कि 150 वाले कितने 4 देने हैं और 5 जो है 250 वाले, वो मेरे ऊपर निर्भर करेगा। शिवांगी जी क्लियर है? जो पढ़ा रहा हूं उसी से ही क्वेश्चन आएगा, इधर उधर से नहीं आएगा। क्लियर है? लिख पाने में सक्षम भी हो पाएंगे तो थोड़ा सा आप लोग भी मेंटल बूस्टअप मिलेगा। चलिए, तो एफसीआई मोटे तौर पे हमने आपको बता दिया कि भाई क्या जिम्मेदारी है। खाद्य नीति को क्रियान्वित करना, जो है सरकार की जो पॉलिसी है फूड को लेकर, उसको रेगुलेट कर, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो ये पूरे देश में खाद्यान्नों की खरीद भी करेगी, उसको स्टोर भी करेगी, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी और उसको बेचेगी भी। ये सब काम इसके हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये प्रक्रिया कैसे, अब तंत्र की बात है, तंत्र भी कोई सेंस नहीं बनता कि भाई इससे सवाल बनेगा, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ प्री। मेंस में नहीं बनता है ना, प्री में बनेगा। तंत्र के लिए भी मुझे नहीं बताने की जरूरत है, ये आपको ही पढ़ना है। ठीक है, अब इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, जो कि आपका थोड़ा सा पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। रुकिए, मैं कलर चेंज कर देता हूं, इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि एफसीआई का यानी कुछ पार्ट आप इससे एक दो लाइनें ले सकते हैं। एफसीआई के बारे में अगर कुछ लिखना है इंट्रोडक्शन में, तो आप ये लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के लिए भी ये लाइन आप उठा के सीधा मेंस में लिख सकते, बस इस लाइन की बात कर रहा हूं। शिवांगी जी पहले समझ लीजिएगा कुछ लाइनों को कैसे हम, जो आप लोगों की जो मैक्सिमम जो समस्या रही है कि हम कैसे लिखें इंट्रोडक्शन, है ना, उस पर बात हो रही है। चलिए, और करंट अफेयर में, हाँ, और करंट अफेयर में अगर हम बात करेंगे तो नवीनतम जो निवेश हुआ है उससे जोड़ के देखा जा सकता है। ये दो पार्ट हो गया मेंस का। ठीक है, देखिए मैं इसी टॉपिक से ही आपको प्री अलग मेंस अलग ये करके बता रहा हूं। ठीक है, पहले भी ऐसे ही पढ़ाता था, अभी भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, तो कुल मिला के इसका तंत्र की बात अगर हम करें तो तंत्र में ये डायरेक्ट खरीद भी करती है और विकेंद्रीकृत खरीद भी करती है, दोनों प्रकार की खरीद करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आएगा, तो इसका स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन है,
का जो मैनेजमेंट है वो एफसीआई करेगी। तो एफसीआई या राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं ये अनाज डायरेक्ट रूप से खरीदेगी। इनडायरेक्ट रूप से राज्य सरकारें खरीद भंडारण और वितरण का कार्य करेगी। और फिर अतिरिक्त जो बच रहा है, जो चावल या जो भी अनाज है, वो सेंट्रल पूल में को सौंप देगी। यही वो चीज थी। अब इससे हटके अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, आई एम सॉरी, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। अपने सिलेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। 90% बच्चों की यही समस्या है, एक तो पढ़ेंगे नहीं और दूसरा अपने ही सिलेक्शन को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड करें, थोड़ा सा मैसी मैसी कर दे, तब तो लगता है लाइफ में जैनजी पीपल को कि भाई लाइफ में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, ऐसा कुछ। चलिए, स्टेट चीजें पसंद ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलिए, तो एफसीआई के प्रमुख उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्वियस ही बात कि किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन का संचालन करना है, इसका प्राथमिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न को डिस्ट्रीब्यूट करना और बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को लेकर एक बफर स्टॉक क्रिएट करके रखना। अब इसको तीन, ये अलग अलग सेंटेंस है, आप इसको मेंस के लिए क्या कर सकते हैं, इस मेंस के लिए आप इसको 20 वर्ड्स में या 25 वर्ड्स में लिख सकते हैं, तीनों को कंबाइन करके। अब आप कुछ, ये थोड़ा सा खुद से करने वाला काम है, आप कीजिए एक बार घर पे, अपने आप समझ में आएगा। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर और कोई बच्चे आ गए होंगे क्लास में, नहीं इतने ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। टेस्ट जो होगा 10 तारीख को, वो इसी 3 महीने से लिया जाएगा, इसी टॉपिक से ही लिया जाएगा। क्लियर? तो अब मैं ये देख लेता हूं कि आप कितना पढ़ रहे हैं इसी टॉपिक। अब जिसमें जितना भी टॉपिक हो, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो ये 3 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। मैं जितना पढ़ा सकता हूं वो मैं पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है। चलिए, तो मैं बार बार ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दिसंबर नहीं पढ़ा पाया या जनवरी नहीं पढ़ा पाया, तो आप खुद से कर पाने की स्थिति में रहे, यानी स्पून फीडिंग में कराना नहीं चाहता। ठीक है। चलिए, क्योंकि स्पून फीडिंग से फिर वो स्पून फीडिंग ही रह जाएगा। चलिए, चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो अनाज खरीद में अस्वीकृति, यानी नमी की मात्रा जैसे समस्याएं, जो तकनीकी समस्याओं के कारण किसान से वो जो है अनाज खरीदने के लिए मना कर दिया जाता है। और ये अब नहीं बिकेगा तो क्या है, तो उसी मार्केट के बाहर या उसी मार्केट में ही दलाल जो है वो खड़े रहते हैं, जिसको अड़तिया कहते हैं, वो आने पौने दाम पे खरीद लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। दूसरा जो है, डीसीपी योजना का क्रियान्वयन, तो सभी राज्यों द्वारा अपनाने में देरी से एफसीआई के संचालन, यानी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ऑपरेशनल जो कॉस्ट होता है, कोई डिसीजन 2 महीने बाद ले, कोई 10 महीने बाद ले, कोई 3 महीने बाद ले, तब तक अनाज तो वेट नहीं करेगा ना। विभिन्न मंत्रालय और राज्यों पर एफसीआई का लगभग 2,000 करोड़ रुपया जो है, क्या है, बकाया है। यानी एफसीआई को जो पैसा मिलना चाहिए था राज्यों से, वो डिले कर रहे हैं राज्य देने में। तो चंदे के आधार पर तो चलेगा नहीं, है ना। खराब खाद्यान्न, कई बार क्योंकि भंडारण की समस्या में भी बहुत सारी चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है या अनदेखी कर दी जाती है। तो कीट प्रकोप है, बारिश है, निम्न गुणवत्ता वाली अनाज की खरीद कर ली जाती है, भंडारण में लीकेज है, इन जैसी समस्याओं के कारण भी अनाज खराब हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है। गवर्नमेंट क्या कान में तेल डाल के सो गई है? जवाब है नहीं, कुछ काम कर भी रही है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रही है गवर्नमेंट, इसीलिए आपको लगता है या आम जनता को लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में ये होने वाला है, इसका असर दिखने वाला है, इसीलिए। नहीं, अभी तो नहीं, इसमें आप ऐसे ऐसे समझिए शिवांगी जी, मांग होती चावल को आप लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन प्याज, अगर मैं टमाटर बोल दूं, तो कोई ऐसी सब्जी बोल दूं जो 3 से 4 दिन में उसकी हालत खराब होने वाली है, फिर और भंडारण ठीक से नहीं हुआ तब। तो सिर्फ चावल और गेहूं की बात नहीं हो रही है, कोल्ड स्टोर की भी समस्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी।
मेरे हिसाब से तो हर पंचायत में देख लेना चाहिए, हर तीन छोटे मोटे, मतलब एक रेडियस बना दिया जाना चाहिए। 6.5 लाख गांव हैं भारत में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह 6.5 लाख आपको वेयर हाउस चाहिए, नहीं, लेकिन कम से कम 1 लाख तो चाहिए। अगर 6.5 लाख गांव हैं तो कम से कम 1 लाख वेयर हाउस तो चाहिए ही चाहिए ना। तो इतना सरकार इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही है? प्रॉब्लम ये भी है, तो सरकार के पास फंड की कमी है। चलिए, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एफसीआई में सुधार के लिए कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे कि डीबीटी के माध्यम से वन नेशन वन एमएसपी योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है, मिडिलमैन खत्म। आधुनिक भंडारण का समाधान, यानी कि वैज्ञानिक रूप से आप उसको मैनेज कीजिए, स्टील डिपो बनाइए, कंटेनर बनाइए, जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं उस पर आप उसको कोल्ड स्टोर का निर्माण कीजिए, है ना। तो देश में अगर अगर हम बात करें तो सरकार काम कर रही है। 22.5 लाख के आसपास मीट्रिक टन स्टील, जो साइलो, साइलो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, साइलो जहां पे अनाज रखा जा रहा है, साइलो, ये रनिंग कंडीशन में है। और कुछ जो 41 लाख जो है मीट्रिक टन जो कैपेसिटी वाले जो साइलो है, उनका अभी जो गोदाम समझ लीजिए अभी निर्माणाधीन है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, बट जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। ठीक है। डिजिटल सुधार की बात करें, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। तो आप जैसे एआई सक्षम वीडियो निगरानी प्रणाली जो है, निगरानी प्रणाली, ये लागू कर सकते हैं, कैमरा वगैरह लगा सकते हैं ना। अन्न दर्पण पोर्टल, इससे आपकी जो खाद्य आपूर्ति, जो फूड चेन सप्लाई चेन जो है, सॉरी सप्लाई चेन जो है, मैनेजमेंट के लिए एक डिजिटल सोल्यूशन पेश करेगा। ये पोर्टल करता है। ट्रैकिंग कर लीजिए, कम से कम वाहन लोकेशन पर ट्रैकिंग लगाइए कि कहीं सोनाली जी के शिवांगी जी के घर पे तो नहीं जा रहा है ये, या उनके गोदाम में तो नहीं ये माल पहुंच रहा है। वेयर हाउस इन्वेंट्री नेटवर्क, ठीक है, इसके माध्यम से गोदाम जो है उसको अलोकेशन किया जाए। जैसे कि अब इसको मैं बता देता हूं इस लाइन का मतलब क्या है, इसको ऐसे देखते, ऐसे समझ सकते हैं। अलग अलग वेयर हाउस है, ठीक है, तो आप ट्रैकिंग सिस्टम की भाई इसकी कैपेसिटी सबकी मान लीजिए 10, सभी की कैपेसिटी 10 लाख टन है, या 10,000 टन, चलिए कर लेते हैं 10,000 टन, ये इनकी कैपेसिटी है। किसी में ये 7 भी होगा, किसी में 6 होगा, किसी में 5 होगा, किसी में 9 होगा। तो ये अगर आप ट्रैकिंग कीजिएगा तो उसका जो ओवरलोडेड माल है दूसरे में शिफ्ट हो सकता है। तो सबको चेन से आपस में जोड़ने की जरूरत होगी। यही वो चीज है जो गवर्निंग सिस्टम ऐप के माध्यम से ये गोदाम का अलोकेशन किया जा रहा है। वेयर हाउस जो इन्वेंट्री जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क, ये इसकी मैंने ये बताया अभी आपको, क्लियर है। चलिए, तो अब आपको मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा कि एफसीआई के सामने द्वारा जो सामना की जाने वाली जो चुनौती है वो क्या है। तो अब आप बेबी स्टेप में नहीं चलिएगा कि आंसर में लिख दिया एफसीआई के बारे में, वो कैसे अनाज खरीदता है, इन सब के बारे में चर्चा करनी ही नहीं है, 2 लाइन से ज्यादा नहीं। जो नहीं पूछा गया है उस पर हमको बात नहीं करनी है, ठीक है, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। पिताजी का नाम पूछा गया और माताजी का नाम लिख के आइएगा, और आप सोच रहे हैं कि सर आपने हमने बहुत मेहनत की थी, अच्छे से लिखा था, सॉरी, है ना। क्वेश्चन मैंने चेक करके बताया आप लोगों को कि मार्क्स कैसे मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एफडीआई, ठीक है। चलिए मैं पहले आप लोगों से पूछ लेता हूं कि जल्दी से आपको कोई इस ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं। जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। डायरेक्ट फॉर्म में ऐसा, ये तो पूरा प्री के लिए ही है। एफडीआई का तो ऐसा नहीं है कि खाली प्री में ही पूछा जाएगा, ये टॉपिक मेंस के लिए भी है, बट इसका कुछ रॉ मटेरियल जो है ना, कुछ कंटेंट जो है वो मेंस में इस्तेमाल हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ करने की
जरूरत नहीं है इसमें। चलिए, तो ये तो प्री का था, ये टॉपिक हम छोड़ देते हैं। घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक, DSB SIB ठीक है, ये क्या है, प्री के लिए है, ठीक है, इसको भी चलिए छोड़ते हैं अभी। उपकरण योजना, अच्छा ये सब लगता है प्री का ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ, ये सब प्री का स्टार्ट हो गया। चलिए अब आते हैं जल्दी से, आप लोग दिसंबर मंथ का निकालिए, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो लोग दिसंबर मंथ वाले में जाके वो कर सकते हैं, ग्रुप में ही जाइए, फाइल में जाइए, दिसंबर टाइप कीजिए, मिल जाएगा आपको, उसको ओपन कर लीजिए। आप लोगों ने मेन बात जो है, मेन चीज को ही इग्नोर कर दिया, सतत अभ्यास से अपनी क्षमताओं को निखारे, ये मेरा मोटो था। बहुत सोच समझ के लिखा गया था, लेकिन चलिए, आप लोगों ने इसी को ध्यान अवॉइड कर दिया। डन है, जल्दी से बताइए। DSIBS इट मींस, अरे गूगल करके भी देख लो भाई। चलिए अब इस पे आ गए हैं हम, दिसंबर वाले में। मेंस में क्वेश्चन आया है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, ये देखिए, RBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों को क्या कर दिया है, डी, जैसे SBI, HDFC, ICICI बैंक को DSIB के रूप में पहचाना। DSIB क्या है, तो बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था, मतलब जो बैंक विफल रहते हैं, ठीक है, तो उनसे भारी व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उसके साइज को लेकर बहुत सारे नॉर्म्स है, टू बिग टू फॉल, तो विफल होने के लिए बहुत बड़े माने जाते हैं कि भैया इतना बड़ा है। जैसे SBI विफल होगा तो जवाब है नहीं, बहुत बड़ा है साइज में, तो जो छोटे बैंक है वो नुकसान में चल रहे हैं, तो उनको आपस में मर्ज कर दिया जा रहा है। ठीक यही चीज यूपी में स्कूल को लेकर किया जा रहा है, कि जहां 50 बच्चे हैं तो उसको दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जा रहा है। कुछ समझ में आई बात? तो ये मर्जर स्टार्ट किया गया था, ये नवंबर वाले में ही बता रहा हूं मैं, अभी दिसंबर छोड़ दीजिए, डिम्पल जी ने कहा है कि भाई ये एग्जाम में आया है, तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी रूपरेखा क्या होगी, तो RBI ने इस कॉन्सेप्ट को लिया था कि बेसल समिति ऑन, जो आपका समिति ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, उसके दिशा निर्देशों पे ही आधारित है ये, ठीक है। पात्रता क्या है कि जो भी बैंक अपनी टोटल एसेट का GDP का 2% या उससे अधिक है, उसको इस सूची में शामिल किया जा सकता है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो 5 इसके बकेट्स में बांटा गया है, तो टायर 1 to 5 किया गया पूरा, ठीक है। कॉमन इक्विटी है, चलिए, तो कॉमन इक्विटी को क्या है, CET जो है 1, कॉमन इक्विटी टायर 1, ठीक है। तो विदेशी बैंक क्या इसमें आएंगे, तो यदि कोई विदेशी बैंक भारत में कार्यरत है और वित्तीय बोर्ड जो है द्वारा वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक घोषित किया जाता है, तो उसमें उसे जो अतिरिक्त TR के अलावा भी अपने पास पैसे रखने पड़ेंगे, ये प्री में बताया गया था। क्लियर है? चलिए अब हम चले दिसंबर वाले में, दिसंबर में आ जाते हैं, आप लोगों ने निकाल लिया होगा ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अभिषेक गौतम जी फिर नादारद हैं, कंप्लेन कर रहे थे कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, अब देखिए क्लास में ही नहीं है, अब करूं तो क्या करूं, मतलब ये खाने में कमी निकालने वाली बात है। चलिए
स्टेट फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं। इससे संबंधित पहले प्रश्न को देख लेते हैं भाई। भारतीय राज्यों द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में प्रमुख जो चैलेंजेस हैं, मेन चैलेंजेस क्या है, और वित्तीय यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार के लिए कुछ उपाय बताने की बात है। बहुत ही सिंपल, यूपीएससी इतना सिंपल सवाल नहीं देगा, और मैं भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन इतना सिंपल सवाल नहीं दूंगा, बट कंटेंट इसी का यूज होगा आंसर में 99.9%। शिवांगी जी, चलिए देख लेते हैं पहले स्टेट फाइनेंस क्या है भाई। तो ये बजट में दिया गया है, लाइमलाइट में क्यों था, तो इसमें कुछ सुधार की बात की गई थी वित्तीय सुधार के लिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि वित्तीय, ये हर राज्य का अपना फाइनेंशियल जो स्टेट फाइनेंसिंग है, अपना बजट होगा, हर राज्य का होता है ना। चलिए, यूनियन टेरिटरी का, यूटीज का केंद्र ही डिसाइड करता है, इतना तो पता ही होगा। चलिए, तो अभी हाल में देखा गया है कि भाई जो जीएफडी में गिरावट आ रही है, यानी राज्य सरकारों की जो वित्तीय स्थिति है उसमें गिरावट आई है। तो राज्यों ने 2021-22 से लेकर 23-24 तक जीएफडी को जीडीपी का 3% के भीतर रखने की बात कही गई थी। जीडीपी का देखिए, जीडीपी का के अंदर ही आएगा जीएफडी, यानी कि आप अपने जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसको कम, या जो कह सकते हैं कि नुकसान जो हो रहा है उसको लिमिट में रखिए, ठीक है। तो ये जो जीएफडी है, आप इसको ऐसे समझिएगा, मैं बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूं आपको ताकि इजिली समझ पाए आप। जीएफडी 4.3 से गिरकर ये 2.7 हो गया। 98 99 से लेकर 2003-4 तक ये 4.3 हुआ, और अब बढ़ के ये कम होते हुए, और पहले कम था फिर बढ़ गया फिर कम हो गया, एज इट इज आ गया 23-24 में, ठीक है। तो अगली बार हो सकता है ये प्री में पूछ ले, देखिए मैंने बता भी रखा है, अगर अगले साल ये पूछ ले तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं हो, क्योंकि साल भर का करना है ना। नवंबर महीने का है ये, बिल्कुल आ सकता है, दिसंबर महीने का है। चलिए, तो राजस्व घाटा की बात करें। राजस्व घाटा कहा गया था कि भाई जीडीपी का 0.2% तक बनाए रखना होगा आपको। 2021-22 से लेकर 23-24 तक जीडीपी का 0.2% से ज्यादा घाटा नहीं होना चाहिए, और व्यय गुणवत्ता में सुधार भी होना चाहिए। तो वो पूंजीगत व्यय में अगर हम बात करें तो जीडीपी का ये 2023-24 में 2.6% तक बढ़ा है, यानी पहले थोड़ा सा 22-23 में ये कम था, थोड़ा सा 2 पॉइंट जो है 4% बढ़ा है ये, यानी सुधार थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, ठीक है। तो राज्य का कर्ज की बात करें अगर हम, तो जीडीपी का ये 31.8% से घटकर ये अब हो गया 28.5% तक। तो राज्यों का कर्ज तो घट गया, फिर भी ये 20% का लक्ष्य है उससे अधिक है, यानी टारगेट कितना है कि 20 रुपए से ज्यादा घाटा नहीं होना चाहिए था। सपोज मैं परसेंटेज को हटा के 20 रुपए कर दे रहा हूं, यानी 31 रुपए का घाटा से पहले अभी 28 28.5 रुपए हो गया, लेकिन टारगेट था कि 20 रुपए होना चाहिए, क्योंकि एफआरबीएम ने ही ये अधिनियम द्वारा निर्धारित किया है इसको। एफआरबीएम एक्ट में ही बताया गया है कि भाई राज्यों का जो घाटा होना चाहिए, राज्य का जो कर्ज है, जो कर्ज लेते हैं वो 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके जीडीपी का। यानी अगर जीडीपी 1 लाख करोड़ रुपया है सपोज किसी राज्य का, तो 20% का मतलब 20 लाख रुपया हो गया, उससे ज्यादा घाटा नहीं होना चाहिए। 20 लाख करोड़ मतलब 1 लाख करोड़ है, तो 20 करोड़ का से ज्यादा का घाटा नहीं होना चाहिए, या कर्ज नहीं होना चाहिए, नॉट कर्ज, सॉरी घाटा नहीं, कर्ज, कर्ज नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास 1 लाख रुपए का घर अगर है, ऐसे समझिए, तो 20 लाख रुपए से ज्यादा, क्या बोल रहा हूँ यार, 1 लाख रुपए का घर है तो 20,000 से ज्यादा का जो है आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। जैसे कि बैंक में आप जाते हैं, ठीक है, मैं लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ, आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो बैंक जब आप अपने घर के लिए लोन लेने जाते हैं, तो बैंक पहले सबसे पहले क्या पूछती है कि आपका इनकम कितना है।
और उस इनकम के हिसाब से, मतलब मुंह उठा के आपको कुछ भी रकम नहीं दे देगी। आप कितना अर्न करते हैं, कितना दे सकते हैं, कितना डिपेंडेंट है, वो सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, चलिए। तो वित्तीय जिम्मेदारी यानी FRBM एक्ट था 2023 का, इसमें 4 बार संशोधन हो गया और अब लक्ष्य रख दिया गया कि वित्तीय घाटा जो है GDP का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सामान्य सरकारी खर्च का जो है वो GDP का 60% होना चाहिए, जिसमें कि केंद्र का 40% लगेगा और राज्य का 20%। ये मेंस में लिखा जा सकता, प्री का तो ये पॉइंट ही है। अब आते हैं जरा सा कि ये घाटा हो रहा है तो क्यों है, क्यों घाटा हो रहा है। वित्तीय घाटा लगातार हो रहा है, बहुत लंबे समय से बना हुआ है, रीजन क्या है। तो केंद्र सरकार राज्य को ट्रांसफर में करने में गिरावट आई, यानी कि GST मुआवजा समाप्त हो गया है। वित्त आयोग ने जो द्वारा दी जाने वाली जो अनुदान थी 80% की कमी कर दी गई है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि भाई उनका जो अर्निंग सोर्स है वो कम हो गया। अब ये कहिएगा कि क्या इसके लिए पहले से केंद्र सरकार ने या GST में जो प्रावधान लाया गया कि हम शुरुआत के 4 साल 5 साल हम आपको मदद करेंगे, लेकिन तब तक आपको कैपेबल बना रहे हैं, उसके बाद हम नहीं करेंगे, आपको खुद से करना होगा। तो राज्यों ने नहीं किया, फ्री बीज और इसी तरह के तमाम तरह के कवायद की गई, इसकी वजह से राज्य को नुकसान हुआ। ठीक है, पावर सेक्टर में लगातार घाटा बना हुआ है। डिस्कॉम का 6.5 लाख करोड़ का घाटा जो है ये GDP का अकेले तो पावर सेक्टर ही लेके बैठ गया है 2.4%। ठीक है, कृषि सब्सिडी का बोझ भी है, देख लीजिए, फ्री बीज बता ही चुका हूं मैं। ठीक है, अच्छा, एक और जो टेक्निकल चीज है कि अविश्वसनीय वित्तीय डेटा, यानी कि वित्त आयोग का, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का, RBI के बीच में जो रिपोर्टिंग का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ही अलग अलग है। कोई कहता है भैया हम 5 फीट मानेंगे, कोई कहेगा हम 7 फीट मानेंगे, कोई कहेगा हम 10 फीट मानेंगे। जैसे गरीबी को लेकर कि 2,000 रुपये जो डेली कमाए वो गरीब है, नहीं यार 200 रुपये जो कमाए वो गरीब है, या 50 रुपये कमाए वो गरीब है। तो सब लोगों के अपने अपने नॉर्म्स है, इसके वजह से दिक्कतें आती हैं। क्लियर शिवांगी जी एंड गुलाब शाह जी। तो अन्य वित्तीय मुद्दे जो प्रबंधन मुद्दे क्या है, तो आयोग में देरी होती, जैसे कि केंद्रीय सरकारी योजनाओं की अधिकता के कारण फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। बहुत सारे तो केंद्रीय योजनाएं बहुत सारे राज्यों में चल ही नहीं रहे, राजनीतिक रस्साकशी की वजह से। आर्थिक जलवायु और भू राजनीतिक जो अनिश्चितताएं हैं उसके कारण भी ये वित्तीय प्रबंधन के मुद्दे जो हैं ये इसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब राज्यों द्वारा किए गए कुछ सुधार हैं, वो क्या क्या है। तो वित्तीय जिम्मेदारी विधि, यानी कि अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि राज्यों ने FRBM एक्ट को लागू किया ताकि नीति निर्माण और पारदर्शिता में सुधार हो सके। तो ऑब्वियस है कुछ राज्यों ने इसको लागू तो किया है। नीति आयोग की मदद से राज्य संस्थाओं द्वारा सुधार किया जा रहा, असम गुजरात का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल सुधार किया गया है। व्यय में जो सुधार है, जैसे फर्जी लाभार्थियों को समाप्त करना, लीकेज को रोकना, DBT अपनाना, NPS को अपनाना। ठीक है, और केंद्रीय योजनाओं के लिए एकल यानी सिंगल नोडल एजेंसी होगी, सिंगल खिड़की। कर में भी थोड़ा सा उसको सुधार किया गया स्ट्रक्चर में, जैसे कि कर प्रशासन में E-गवर्नेंस लेके आए, E-रजिस्ट्रेशन है, E-फाइलिंग है। फिजिकली कांटेक्ट अब खत्म कर दिया गया है कुछ राज्यों में, सभी जगह नहीं। बाजार उधारी में भी वृद्धि करने की बात कही गई। GST को वित्त पोषित करने के लिए बाजार उधारी का हिस्सा जो है 17% से बढ़ा के अब 79% कर दिया गया। ये भी आप मेंस में डाल सकते हैं अगर चाहें तो, पर बहुत ज्यादा डेटा के चक्कर में मत रहिएगा। डेटा उतना ही लीजिए जितना आप एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जा सके। अननेसेसरी अनवांटेड डेटा भर लीजिएगा बुक में, कॉपी में, नोट्स में, बात नहीं बनेगी। क्लियर कट, समझ में आई चीजें। चलिए, अब बात कर लेते हैं। पावर सेक्टर में भी सुधार किया गया, उदय योजना लाई गई है।
पावर सेक्टर में सुधार के लिए अतिरिक्त इनको उधारी दिया जा रहा है 0.5% का, कि आप एक्स्ट्रा कुछ और पैसा ले लीजिए और अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कीजिए। बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, सर्वोत्तम प्रथाओं को भी एक्सेप्ट किया है, जो अन्य राज्यों में सफलतापूर्वक चल रहे हैं उनके अनुभव को अडॉप्ट किया जा रहा है। गुजरात में आप जैसे गुजरात का उदाहरण दे सकते हैं, एक हरियाणा का और असम का उदाहरण दे सकते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल अगर आप देते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। राजस्व बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है हरियाणा में, फिर वही हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा का नाम ले सकते हैं आप, ये भी एग्जाम्पल है। अब आपका आंसर मजबूत होगा। और वे फॉरवर्ड की बात करें तो उसमें रिपोर्ट में सिफारिशें क्या क्या है, तो जब भी अगर आगे का रास्ता पूछा जाए, आगे की राह पूछी, मतलब आपको लिखना है, तो अपना दिमाग ना लगाएं, जो उससे संबंधित रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन है, उसी रिकमेंडेशन को एज इट इज शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए। काउंटर साइक्लिंग जो नीतियों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दे सकते हैं। उच्च कर वाले राज्यों के लिए सख्त नियमों वाला जोखिम आधारित वित्तीय ढांचा होना चाहिए। कम इतना रुपए से ज्यादा आपको नहीं देंगे क्योंकि आप घाटे में चल रहे हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं दे देना। जैसे कॉमन सेंस वाली बात है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए पहले से उधार ले रखा है, क्या उसको हम 500 रुपए और उधार देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। पैसा डूबने का खतरा रहता है। बैंक के साथ, बैंकों के साथ भी वही चीज है, राज्यों के साथ भी वही चीज है। डेटा आधारित वित्तीय जो नीति है, जैसे बेहतर जो टैक्स कलेक्शन के लिए एआई, मशीन लर्निंग का यूज किया जा सकता है। राज्यों की देनदारियों पर समान रूप से डेटा रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि किसको कितना पैसा मिल रहा है, कितना किसका बकाया है। डिस्काउंट घाटे का समाधान यानी निजीकरण किया जा सकता है, टैरिफ को एडजस्ट किया जा सकता है, ट्रांसमिशन में हो या घाटे को कम करना, ठीक है। ये सब आप डायरेक्ट, ये जो लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये पूरा पॉइंट आप एज इट इज मीन्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सब्सिडी बोझ को कम करना, गोल्डन रूल बजटिंग, ये प्री के लिए भी मैंने बताया कि गोल्डन रूल बजटिंग क्या है। तो वर्तमान खर्च को राजस्व से और पूंजी खर्च को उधारी से करना। उधार लेके आप पूंजी कैपिटल में वो लगाइए और वर्तमान को आप रेवेन्यू से कीजिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये प्री के लिए बताया है, ये इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट था, नहीं आया 26 में आ जाएगा, ये 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो जलवायु बजटिंग को अपनाइए, जो परिणाम आधारित बजटिंग है उसको देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। टाइम बाउंड मैनर में स्थापना सभी राज्यों ने नहीं की है, तो आपको करना पड़ेगा हर राज्य को। ये बात समझ में आ गई? तो राज्यों ने, राज्य सरकारों ने वित्तीय अनुशासन तो दिखाया है, लेकिन खर्चा भी बढ़ गया है, देनदारी की भी बढ़ गई है, तो उसके कारण निरंतर सुधार की आवश्यकता है। यानी एक बार सुधार करने से काम नहीं चलेगा, ताकि जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो अश्योर्ड की जा सके। क्लियर? चलिए, राजस्व जो ये तो प्री के लिए ही था बेसिकली। तो डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। ऐसे ही मैंने आप लोगों को मुझे मंथ याद नहीं आ रहा जिसमें मैंने बताया था, और यूपीएससी ने सेम उसका फॉर्मूला ही पूछ लिया है, अगर आपको याद हो तो। जी, डिम्पल जी, क्लियर है? चलिए, अब कुछ चीजें हैं जो प्री के लिए है, तो प्री के लिए है तो भैया ये तो प्री वाला चीज है, इसको नहीं करवाना है। एफडीआई, देखिए यहाँ पे फिर से एफडीआई आया, ठीक है। चलिए इसको जरा सा देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन एफडीआई।
भारत की अर्थव्यवस्था पर एफडीआई के प्रभाव की चर्चा कीजिए, उसके लाभ और चुनौतियों पर बात करना है, उसको उजागर करना है। ठीक है, एफडीआई से क्या हो जाएगा, एफडीआई से क्या नहीं होगा। कई बार आपको लगता है, जैसे आप उसको ऐसे समझिए, एफडीआई क्या है। अगर आपको फ्रिज की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड अगर है तो आप उससे उधार लेकर कर सकते हैं, बैंकों से उधार लेके किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई बैंक की बात। ठीक है, लेकिन देश में बहुत सारी फैक्ट्री खोलना है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लाने का मतलब कि विकास के काम को करने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में पैसा कहां से आए? तो पैसा बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट में कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है, और विदेश में जो बड़े बड़े मिलियनियर बिलियनियर जो हैं, वो भी पैसा आपके प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, शार्क टैंक टाइप काइंड ऑफ, है ना। तो मोटा ब्याज भी कमाएंगे वो, ये भी ध्यान रखिएगा। वो आपका उद्धार करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपना धंधा करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। तो एफडीआई क्या है? तो अभी ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि सन 2000 से लेकर अप्रैल के 2000 से लेकर सितंबर 2024 तक एफडीआई में का जो फ्लो है, उसमें $1 ट्रिलियन को ये पार कर गया। यानी पिछले 14 साल में ये 1 ट्रिलियन हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो $4 ट्रिलियन अब पहुंची है। इसमें एफडीआई ही 1 ट्रिलियन है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था, बना हुआ। तो शर्तें क्या है? तो ये बेसिकली अगर हम बात करें 14 से 24 के बीच में, तो एफडीआई जो है ये लगभग 119% बढ़ गया है। फ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। ठीक है, एफडीआई का फ्लो की बात करें तो वो 20 टाइम्स बढ़ गया है। कब से? कब से बढ़ा है? 2001 से 2001 से लेकर 2023-24 के बीच। ठीक है, सेवा क्षेत्र में एफडीआई की बात करें तो इसने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी जो है फ्लो को अट्रैक्ट किया। 3 अलग अलग पॉइंट थे। प्री के इंपॉर्टेंट है, मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी इसके चांसेस नहीं है। चैलेंजेस क्या क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, अभी फिलहाल इसी पर फोकस कर लेते हैं। और ये एक बार अगर आपने ढंग से पढ़ दिया तो आपको लगेगा कि इकोनॉमी से ज्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में इकोनॉमी से टेक्निकल चीजें पूछी जा रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछा जा रहा है। लेकिन मेंस में वो चीजें नहीं है, मेंस में उसका एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट जो है इकोनॉमी का वो पूछा जा रहा है प्री में, लेकिन उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट वो पूछा जा रहा है मेंस में। तो एक समझ जब तक नहीं बनी रहेगी तब तक आप आंसर लिख ही नहीं पाइएगा। कई बार समझ होने के बावजूद, जैसे प्री में ये भी हो सकता है कि आपका इकोनॉमी का सेक्शन वीक हो, लेकिन मेंस में आपका स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको, आपने डेली बेसिस पे जाके दुनिया मेरे आगे पढ़ा, डेली बेसिस पे आपने ऑडियो को फाइल जो है यूट्यूब पे जाके सुना है मेरा। इन सब का कॉम्बिनेशन ही आपको बचाएगा, कोई एक चीज नहीं बचाएगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, ज्योति जी, चलिए ठीक है। तो एफडीआई क्या है? तो यानी एफडीआई का मतलब हो गया, अब ये भी मेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझना, एक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए कम से कम, है ना। तो एफडीआई का अर्थ ही है, मतलब है कि विदेशी जो यूनिट है वो भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो वो लिस्टेड नहीं है, सूचीबद्ध नहीं की गई भारतीय कंपनियों में पूंजी उपकरणों के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। कई तरीके से किया जा सकता है कि भैया हम कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करके उसका जो टूल है, जो एपरेटस है, उसमें हम पैसा लगा दे रहे हैं। लिस्टेड कंपनियों के यानी पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल का 10% या उससे अधिक, यानी लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्ट रूप से इन्वेस्ट किया जा सकता है। एफडीआई प्रीलिम्स के लिए था, बट मेंस में लिखना नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म में होगा। और नॉन डेबिट कैपिटल फ्लो का ये हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा? एफडीआई। अब आपसे प्री में कोई पूछ ले कि एफडीआई जो है वो किसका हिस्सा होता है, तो गैर गैर ऋण, ऋण का मतलब जो आपने लोन लिया वो लोन की तरह नहीं है, वो नॉन डेप्थ है, वो कैपिटल फ्लो है। आपको चुकाना है, लंबे समय में चुकाना है। ठीक है, तो उसको हम ऋण नहीं मान सकते, तो ऑटोमेटिक रूट से भी होगा। अब देखिए, ये भी आपको बेसिक समझ, यानी वही प्री वाला पार्ट है।
पूर्व सरकार से अनुमति नहीं होती, ऑटोमेटिक रूप से कोई आपको आवश्यकता नहीं है। केवल निवेश करने के बाद आप खाली आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, इन्फॉर्म करना, परमिशन लेना नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं शिवांगी जी मैं 10 बजे क्लास लूंगा, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं और मुझे आपसे अनुमति लेनी है, तो क्या मैं ये क्लास 10 बजे ले सकता हूं? तो मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं। समझ में आई बात? तो शब्दों का अनर्थ भी करते हैं कई लोग, मैंने आंसर में देखा है। तो उससे बचिएगा धीरे धीरे, ये धीरे धीरे ही होगा। और एक है गवर्नमेंट और जो है संबंधित मंत्रालय या विभाग डिपार्टमेंट से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। इसमें कुछ मामलों में दो प्रकार के हो गए। रेगुलेशन की बात करें तो ये 2019 द्वारा जो नीति है 2020, और फेमा का जो है नियम रूल जो है 2019, उसके द्वारा ये चल रहा है। ठीक है, गवर्न हो रहा है। रेगुलेटर बॉडी कौन कौन है? डीपी, आईआईटी और आरबीआई दोनों है। नीति का प्रमुख प्राधिकरण है, अथॉरिटी वही है, डीपी, आईआईटी, एफडीआई को लेकर, और आरबीआई है क्योंकि रेगुलेशन को वही लागू करता है। ठीक है, चलिए, तो अब ये सब चीजें टेक्निकल चीजें हैं और ये सब आपको प्री में पढ़ना था। मुद्दे क्या क्या है, यहां से आ गया मेंस का पॉइंट। मुद्दे क्या है हमारे पास? तो विदेशी निवेशकों को टैक्स, कर कानूनों और अनुपालन में परेशानी होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो उसका एग्जाम्पल भी दीजिए। बिना एग्जाम्पल के बात नहीं बनेगी। मेंस का पार्ट है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया था, आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं। अब आपको लगेगा, अब आप ऐसे समझिए, कुछ लोगों को ये दिमाग में आ सकता है कि अरे सर ये क्या है, आप यही बता दीजिए। टैक्सेशन को लेकर देखिए, आपको आरबीआई में तो काम करना नहीं है, तो यहीं पे आपको समझना होगा कि आपकी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन में अगर आपको सब कुछ नहीं जानना है, मेन प्रॉब्लम कहाँ है वो देखना है। संस्थागत कमजोरी की बात करें तो आप ये डाल सकते हैं कि भाई जो सीआईआई है का प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने में सीमित प्रभाव, यानी रोक ही नहीं पा रहा है वो। जैसे कि फ्लिपकार्ट विवाद था, जिसके कारण भारत ने अमेरिका के जीएसपी लाभ को खो दिया। फिर से दिमाग में आएगा कि सर ये विवाद क्या था, तब तो फिर 4 घंटे का वीडियो बनेगा। बस इतना तो पता चल रहा ना कि फ्लिपकार्ट का कोई विवाद था, जिसमें मैं आपको बचने का तरीका बता रहा हूं। बताने को तो फिर वही बताऊंगा, 1 घंटा निकल जाएगा, इसी में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कोई एक ऐसा विवाद जो भारत और अमेरिका के बीच में था और इसमें भारत को नुकसान हो गया, तो हमारा स्ट्रक्चरल कमजोरी था, हमारी टीम उतनी कैपेबल नहीं हो पाई। ठीक है, एफडीआई का एक क्षेत्र में ही सिमटना, जैसे कि कुछ ही राज्यों में ही और शहरी क्षेत्रों में ही फोकस्ड है वो, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश है ही नहीं। कोई गांव में सड़क बनाना चाहता, कोई पैसा लगाना नहीं चाहता। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपसे कि आपको आईपीएस बन के कानपुर देहात में जाके आपको आईपीएस बनना है, आप नहीं लोगे। आपको चाहिए होगा दिल्ली या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी, संटिंग पोस्टिंग नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो स्थानीय व्यवसायों पर प्रभाव क्या पड़ता है? बड़ी बड़ी जो बड़ी मछलियां छोटे मछलियों को खा जाती है ना। घरेलू व्यवसायों को खतरा है बड़ी कंपनियों से। वॉलमार्ट का अगर भारत में प्रवेश का इसलिए विरोध किया जाता है। एग्जाम्पल, श्रम बाजार पर प्रभाव, यानी रोजगार की सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों को लेकर चिंता, गिग इकोनॉमी कल मैंने बताया। अमेजन और उबर पर खराब कार्य परिस्थितियों का आरोप लगता है कई बार। क्लियर कट बात समझ में आ गई? तो ये हो गए कुछ मुद्दे, 5 मुद्दे आपने लिख दिया, 100 वर्ड्स इसी में खत्म हो गया। अब इसका फ्लो की बात करें तो क्षेत्रवार की बात करें तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आकर्षित एफडीआई होता है। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, थोड़ा सा डेटा आपको डालना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट ये भी मेंस का ही, प्री और मेंस दोनों के लिए है। जहां सबसे ज्यादा होना चाहिए था गैर नवीकरणीय ऊर्जा पर सबसे ज्यादा एफडीआई होना चाहिए, वहां पे सबसे कम है।
राज्यवार बात करें तो कुछ ही राज्यों को एफडीआई का लाभ मिलता है, बिहार बिहार को नहीं मिलने वाला। एफडीआई महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिला है, फिर गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा को मिला। बिहार झारखंड तो कहीं है ही नहीं, एमपी है ही नहीं। ठीक है। देशवार बात करें तो मॉरिशस में सबसे ज्यादा पैसा जाता है एफडीआई, फिर सिंगापुर में जा रहा है, यूके में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है। भारत तो कहीं है ही नहीं, देख लीजिए। अब ये प्री का पार्ट है, इसको छोड़ देते हैं कि भाई क्या क्या चीजों में आप पैसा जो एफडीआई नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो प्री का पार्ट है, इसके लिए छोड़ देते हैं इसको। आप लोग प्री के लिए पढ़िएगा, क्योंकि टॉपिक जो है वो प्री और मेंस दोनों को कवर कर रहा है ना शिवांगी जी। तो एफडीआई के कारण क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, अब देखिए भारत को क्या फेस करना पड़ रहा है। और जब हमने मुद्दों की बात की थी, मुद्दे क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है। तो चुनौतियां क्या क्या है, और फिर उसकी रेमेडी क्या होगी, है ना। तो वैश्विक मंदी, यानी मंदी जब आई, रिसेशन आया, तो जिससे पूंजी क्या होता है, रिसेशन से पूंजी भाग जाती है, पलायन हो जाता है पूंजी का। ठीक है। तो वैश्विक मंदी के कारण यूक्रेन और रशिया जो युद्ध हो गया, उसके कारण एफडीआई में गिरावट देखने को मिला भारत में। ठीक है। विकास बनाम पर्यावरण, ये बहस अनंत काल तक चलने वाली बहस है। तो एफडीआई से पर्यावरण क्षति का खतरा है। एग्जाम्पल दीजिए, नियमागिरी से में क्या है, वेदांता का खनन जो है पर्यावरण विरोध के कारण उसको बंद करवा दिया गया। ठीक है। वैदिक बौद्धिक संपदा को लेकर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाली जो बात है, उसमें जो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे विदेशी विशेषज्ञता का लाभ पूरा नहीं मिल पाता। यानी हमने मान लीजिए सपोज कि भाई आरओ बनाने वाली कंपनी से समझौता कर लिया है। ठीक है। इजराइल वाली कंपनी जो समुद्र के खारा पानी को मीठे पानी में बदल रही है, तो वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है, कॉपीराइट रखना चाहते हैं, खाली आप सामान खरीदो। तो दिक्कत है ना। औषधि के क्षेत्र में से जैविक चोरी, बायो पॉलिसी इसी को कहा गया। आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने वाला बायो पॉलिसी। ठीक है। तो अब भारत ने एफडीआई को बढ़ाने के लिए कोई कदम तो उठाया होगा, बिल्कुल उठाया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गति, पीएलआई योजना, इस योजना का नाम दिया। और क्या किया जा रहा है, एक संशोधन भी किया गया, जन विश्वास अधिनियम में संशोधन किया गया, और उसके कई सारे जो प्रावधान थे, जो उसको अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया। जैसे कि कल को अगर आप वो मान लीजिए टैक्स नहीं भरते, तो आपको उठा के जेल में बंद नहीं किया जाएगा, आपसे फाइन लेके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक जो है परियोजना निगरानी समूह गठित किया गया है। तो उद्योग लगाने के लिए जमीन पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। कोई भी आपके पास रात के 2 बजे फोन आए कि भैया हमको उद्योग लगाना है, तो जमीन आपके पास नहीं कि इनको हम जमीन इकट्ठा करते हैं, नहीं नहीं नहीं, जमीन आप पहले से ही इकट्ठा करके रखिए। बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत यही देखी जा रही है, लोग जमीन देने को तैयार नहीं है। ठीक है। और जमीन जो है वो राज्य का विषय है, लैंड। ठीक है। तो परियोजना विकास प्रकोष्ठ एक बनाया गया है, जैसे ऑटोमेटिक रूट से तेजी से उसको एक्सेप्ट करना है, डिले नहीं करना है, फाइल को बाबू दबा के नहीं रखेगा, है ना। तकनीकी पहल की बात करें तो सिंगल विंडो से एफडीआई को और एफडीआई करना आसान कर दिया गया है। ठीक है। राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन भी कई बार, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश में एफडीआई के लिए जो ये लगाया जाता है कि भाई ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें आपको सब देशों को आमंत्रित किया जाता है, देश इनर भी आउटर भी। जैसे कि अगर बाहर से इन्वेस्टर लाना है तो भी उसको बुलाया जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ, जैसे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था, तो उसमें 55 बिलियन डॉलर का एफडीआई हुआ था। तो आगे की राह क्या हो सकती है, तो वही आपको बुनियादी ढांचे पे काम करना होगा, कौशल विकास पे काम करना होगा। ठीक है। संतुलित एफडीआई नीति लानी होगी, जिसके लिए हमें बाबा कल्याणकारी समिति की सिफारिशों को लागू करना आवश्यक होगा। विवाद निपटान और कानूनी सुधार भी करना होगा। हमें इंटरनेशनल जो सभी अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में या बाकी अन्य विश्व के अन्य देशों में
एक स्वस्थ जो प्रथा है हमें वो अडॉप्ट करने की जरूरत होगी। नहीं है तो आप वहां से अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे शहरों में एफडीआई को प्रोत्साहन देने के लिए क्लस्टर आधारित विकास करना होगा। यानी मान लीजिए यूपी है, यूपी का एक वाला कानपुर है मान लीजिए, तो कानपुर का एक पार्ट में हम क्या किए, बहुत सारे उद्योग को एक जगह इकट्ठा कर दिए और फिर यानी क्लस्टर बना दिया, पॉकेट्स बना दिए। अब वहां पे डायरेक्ट लोग अपना पैसा लगा सकते हैं। 10 अलग अलग दुकान की जगह पे मान लीजिए एक ही जगह पे 10 दुकानों को इकट्ठा कर दिया गया और उनके लिए विकास के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए एफडीआई करवा दिया गया, तो सिंगल विंडो होगी एक तरह से, है ना। क्लियर है। द्विपक्षीय निवेश संधियों को मजबूत करना है, उससे भी काम बन जाएगा। जल्दी से बताइए, क्लियर है। चलिए, अब ये हम, ये तो रेड कलर है तो चलिए इसको यहां से ब्लू कर देते हैं। यही, ये हम कल करेंगे। सॉरी, प्री लिख दिया मैंने, मेंस होगा यहां से, माफी चाहूंगा। जी शिवांगी जी, क्वेश्चन पूछिए, कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलिए, आरबीआई की मौद्रिक नीति का खाद्य मुद्रास्फीति पर सीमित प्रभाव क्यों रहता है? क्योंकि आरबीआई कंट्रोल करती है मनी इन्फ्लेशन को ना। 4 ± 2 जो है, यानी 6% से ज्यादा अगर हो रहा है तो आरबीआई दखल देती है, सरकार भी देती है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से और गवर्नमेंट जो है राजकोषीय नीति से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि महंगाई जो है कंट्रोल में रहे। तो सीमित प्रभाव इसलिए रहता है कि हर चीज आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। आरबीआई क्या कर सकता है मौद्रिक नीति के लिए, कि अगर मान लीजिए चीजें महंगाई बढ़ रही है तो वो अपने ब्याज दरों को, बैंकों को निर्देश देगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है इसको बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। यानी 100 रुपए में पहले 2 रुपया ब्याज लग रहा था, अब 100 रुपए में 5 रुपए ब्याज लग रहा है। तो लोग, बहुत जरूरी होगा तभी कर्जा लेंगे, और जब कर्जा लेंगे तो मार्केट में पैसा, लिक्विडिटी क्या हो गया, सक हो गया, आरबीआई ने सोख लिया। तो फालतू पैसा जब मार्केट में रहता है तभी महंगाई बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा जो है कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, तो चीजों पर असर पड़ता है। पर्व त्योहारों में, कल सोमवार का अंतिम वो था, सोमवार कह रहा हूँ, सावन का अंतिम सोमवार था, ठीक है। तो फलों के दाम 70 रुपए 80 रुपए की जो है केला खरीदने को मिल रहा है, क्योंकि केले की जो का जो सप्लाई है, मान लीजिए कि 10,000 दर्जन है डेली की खपत, उस दिन 15,000 हो गई, पर सप्लाई तो 10,000 की ही है ना भाई, तो 5,000 एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे, तो चीजें महंगी हो गई। तो ये लिमिटेड, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए होगा, लेकिन तो इसके लिए आरबीआई कुछ नहीं करेगी। लंबे समय तक अगर ये रहता है अनाज उनाज पे, तो ये चीजें जैसे लग्जीरियस फूड कि भाई किसी को फल नहीं खरीदना है तो ना खरीदे, पर खाना तो, भोजन तो सबको चाहिए ना, तो भोजन महंगा नहीं होना चाहिए। आटा चावल दूध दही जो भी है आपका फूड, है ना। क्लियर हो गया। इसलिए लिमिटेड रहता है वो, सीमित प्रभाव ही डाल पाएगी एक हद तक, पूरी तरह से वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती आरबीआई। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर कल 5 बजे, जब टाइमिंग दिया गया तो 5 बजे ही आइए, ठीक है। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। और एक चीज और, आप लोग वीडियो लग गया है वो सबको जाके देख सकते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे
द हिंदू का आपको मिल रहा है ऑडियो फाइल, 6.5 मिनट का, 7 मिनट का होता है। 10 मिनट मान के चलिए, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ सुनना होता है। शिवांगी जी, उससे नोट्स नहीं बनाना है, उसको सिर्फ सुनना है। कम से कम 3 से 4 बार सुन लीजिए, केवल सुनना है। लिस्ट, जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइए और उसको सबको सुनिए। खाली बैठे रील को ऊपर नीचे कर रहे हैं, उससे अच्छा ये सुन लीजिए। क्लियर? समझ में आए नहीं आए, सुनते रहिए, बार बार रिपीटेशन करते रहिए। ठीक है, चलिए।